इस वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को। इससे पहले एक वीडियो में हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे काफी चर्चा किया है और वहां हमने देखा था कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है उस ब्लैक बॉडी का, वो रेट ऑफ रेडिएशन वो बराबर होता है स्टीफन्स कांस्टेंट इनटू उसका सरफेस एरिया इनटू वो जिस टेम्परेचर में है उसका फोर्थ पावर। इसी को स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहा जाता है। इस वीडियो में हम इसी को प्रूव करने वाले हैं। इसे हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो कार्नोट साइकिल के कॉन्सेप्ट से इसे हम प्रूव कर सकते हैं और दूसरा मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशन से हम सेकेंड रिलेशन को यूज करते हुए इसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, जो पहला तरीका है अर्थात कार्नोट साइकिल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम इसे किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो मान ले कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान ले कि रेडिएशन है इस कंटेनर के अंदर, चूंकि ये एक सर्टेन टेम्परेचर में है। सो इस एनक्लोजर के अंदर जो रेडिएशन है उस रेडिएशन के कारण यहां अंदर, जैसे कि हमें पता है रेडिएशन के कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहां अंदर एक प्रेशर है और साथ ही साथ एक इसका टेम्परेचर भी होगा और कुछ एनर्जी डेंसिटी है इसका। और जैसे कि हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, उस एनक्लोजर के अंदर का एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3। और यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो एनर्जी डेंसिटी होता है ये टेम्परेचर का प्योर फंक्शन होता है, ये सिर्फ इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो यहां पर ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये फंक्शन होगा सिर्फ टेम्परेचर का। सो ये अगर एनर्जी डेंसिटी हुआ, अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो अगर इसका वॉल्यूम मान ले कि अभी V1 है, तो इस केस में टोटल एनर्जी इस एनक्लोजर के अंदर कितना होगा, जो भी रेडिएशन है उस रेडिएशन का टोटल एनर्जी कितना होगा, वो टोटल एनर्जी होगा एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब क्या होता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज करता है आइसोथर्मली, मान ले वॉल्यूम चेंज कर रहा है इस कंटेनर का, इस एनक्लोजर का। सो चेंज करके कुछ ऐसा हो गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया। टेम्परेचर उतना ही है, सो टेम्परेचर पिछले केस में भी T था, इस केस में भी T है। और चूंकि हमें पता है एनर्जी डेंसिटी ये टेम्परेचर का एक फंक्शन होता है। जब हम रेडिएशन की बात करते हैं कि एनक्लोजर के अंदर रेडिएशन की बात कर रहे हैं हम, इस समय एनर्जी डेंसिटी चूंकि टेम्परेचर का फंक्शन होता है सिर्फ, तो अब भी चूंकि टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी डेंसिटी उतना ही रहेगा। और चूंकि प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3, तो प्रेशर भी इस केस में उतना ही होगा जितना पिछले केस में था। तो फिर यहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि टोटल एनर्जी में चेंज कितना हुआ और वर्क डन कितना हुआ। चलिए देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। सो टोटल इसका जो इंटरनल एनर्जी है उसमें जो चेंज है डेल्टा U, इसे हम कह सकते हैं कैपिटल लेटर U2 माइनस U1। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इस केस में, इस दूसरे केस में इसका टोटल इंटरनल एनर्जी U2 है और इस केस में टोटल इंटरनल एनर्जी U1 है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये U1 इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इस केस में U2 इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी जो कि सेम है स्मॉल लेटर U इंटू वॉल्यूम V2। सो यहां से आगे बढ़ते हुए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इसे एनर्जी डेंसिटी को कॉमन आउट करते हैं तो V2 माइनस V1। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये होगा U इंटू डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। अब देखें जो वर्क डन होगा इस केस में वो कितना होगा। ऑब्वियस ही बात है, यहां प्रेशर कुछ है, एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर प्रेशर, और उस प्रेशर से ये जो मान ले कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो प्रेशर के कारण ये जो पिस्टन है इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो हम मान सकते हैं कि यहां काम हो रहा है और डेफिनेटली काम हो रहा है। तो वर्क डन चलिए W दैट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ P dV। जैसा कि इससे पहले हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू P dV, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। सो यहां लिमिट होगा V1 से लेके V2,
क्योंकि इनिशियली वॉल्यूम V1 है और फाइनली वॉल्यूम V2 है, तो इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। सो वर्क डन इज इक्वल टू PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो फिर इससे आगे हम कहेंगे कि ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर के जगह U अर्थात एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3 इंटू dV। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये टेम्परेचर का एक प्योर फंक्शन है। और यहां भी आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेशर है ये भी वॉल्यूम का फंक्शन नहीं है। तो उसे हम मैथमेटिकली कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो। उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आगे हम क्या करेंगे, यहां लिमिट पुट कर लेते हैं V1 से लेके V2 और ये वर्क डन जो होगा, ये वर्क डन ये बराबर होगा U/3, चूंकि ये V पे डिपेंडेंट नहीं है तो इंटीग्रल के बाहर dV को इंटीग्रेट करें और लिमिट्स अगर V1 से लेके V2 हो तो ये बन जाएगा V2 माइनस V1। तो ये हो गया वर्क डन। अब देखें यहां से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर सकते हैं। देखिए यह चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी और ये वर्क डन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम कह सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इससे हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम को जितना हीट दिया गया, मान ले एक सिस्टम को हीट दिया गया Q, ये बराबर होगा इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस ये जितना काम करेगा सिस्टम वो। इसका मतलब यहां पर इस फिगर में ये जो पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, जो वॉल्यूम इसका बढ़ रहा था, तो डेफिनेटली बाहर से हीट दिया गया होगा, इसीलिए पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ा। हम कह सकते हैं वॉल्यूम इसका बढ़ा और एनर्जी डेंसिटी भी इसका सेम रहा। एनर्जी डेंसिटी को सेम रहने के लिए अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, एनर्जी डेंसिटी है क्या, यहां जितना अंदर एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसका तो एनर्जी डेंसिटी घट जाएगा। उसी को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे कांस्टेंट रखने के लिए हमें बाहर से हीट प्रोवाइड करना होगा। तो मान ले हमने यहां पर हीट प्रोवाइड किया था इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हमने Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया था, तो वही Q अमाउंट ऑफ हीट वो बराबर होगा इसके इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी प्लस ये जितना काम करेगा। सो वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं यहां पर, सो हीट प्रोवाइडेड इज इक्वल टू डेल्टा U, जो कि होगा यहां से देखिए एनर्जी डेंसिटी इनटू V2 माइनस V1 प्लस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3 इंटू V2 माइनस V1। सो इससे आगे हम इसे कह सकते हैं कि ये बराबर होगा 4 इंटू एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3। यहां से देखिए U और U डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों को अगर जोड़ दें, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसे हम कॉमन आउट करेंगे। इसे कॉमन आउट अगर कर दे इस तरह से, देखिए इसे अगर कॉमन आउट करें V2 माइनस V1 को, तो हमें जोड़ना होगा इसे और इसे। तो ये हो गया 4U डिवाइडेड बाय 3 और इनटू जिसे हमने कॉमन आउट किया था। सो मान ले ये जो एनक्लोजर है, ये एनक्लोजर एक कार्नो साइकिल से गुजर रहा है। हमने यहां पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन इसे करवाया, फिर इसमें मान ले एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। सो इस तरह से अगर ये कार्नो साइकिल से गुजरता है तो मान ले कि ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, प्रेशर इसका वॉल्यूम, और ये एनक्लोजर उस कार्नो साइकिल से गुजर रहा है। तो इनिशियली ये P प्रेशर में है और इसका टेम्परेचर T है जो कि कांस्टेंट है। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर में ये एक्सपैंड कर रहा है फ्रॉम वॉल्यूम V1 से लेके V2। तो मान ले ये वो पॉइंट है
जहां पर कि उसका वॉल्यूम V1 है, यहां से लेके इसका वॉल्यूम अब V2 तक बढ़ा, लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। सो इसका वॉल्यूम V2 तक बढ़ा और यहां से लेके यहां तक एक्सपेंशन हुआ। और चूंकि इसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर में ये एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इसमें होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कुछ ऐसा। सो यहां से ये पहुंच गया इस पॉइंट में। अब ये वापस कंप्रेस्ड होगा, इसे कुछ कंप्रेस किया गया वापस, कुछ इतना, और फिर यहां से इसमें होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये वापस इस इनिशियल पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ऐसा ही होता है कार्नो साइकिल। सो पॉइंट ए से लेके बी से लेके सी से लेके डी और वापस ए। यहां ए से लेके बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, बी से लेके सी तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, सी से लेके डी तक आइसोथर्मल कंप्रेशन है और डी से लेके ए तक एडियाबैटिक कंप्रेशन है। और यहां पर जो टेम्परेचर है ये मान ले T डैश्ड है। यहां मैं अगर इसे मिला देता हूं यहां सीधे नीचे की तरफ, तो यही है वॉल्यूम V1 और इसी तरह से वॉल्यूम V2। और यहां से देखिए ये हो गया प्रेशर P, और मान ले ये वाला जो प्रेशर है ये है P डैश्ड, और दोनों प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है डेल्टा P। और यहां पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है अर्थात जो T माइनस T डैश्ड है ये है डेल्टा T। हम कह सकते हैं टेम्परेचर के डिफरेंस को डेल्टा T। यहां जो वर्क डन होगा इस पूरे कार्नो साइकिल में, ये वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। ये जो ABCD जो एरिया कवर करेगा, ये वाला जो एरिया होगा यही होगा वर्क डन। हमने ये पढ़ा था कार्नो साइकिल में। और ये एरिया होगा कितना? ये एरिया बराबर होगा, हम कह सकते हैं ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ इनटू इसका जो हाइट है। यहां पर देखें DC जो आर्म है ये बराबर होना चाहिए AB आर्म के, जो कि बराबर होगा V2 माइनस V1 के। AB इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ये जो लेंथ है। सो यहां पर हाइट को पहले लिखते हैं। हाइट, ये जो हाइट है जो कि है डेल्टा P डैश्ड और P के बीच का डिफरेंस अर्थात P माइनस P डैश्ड। सो डेल्टा P जो कि हाइट है इसका इनटू जो इसका बेस का लेंथ है जो कि है V2 माइनस V1। सो V2 माइनस V1 ये हो गया वर्क डन। सो इसी को हम कह सकते हैं डेल्टा P चेंज इन प्रेशर। सो डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा U अर्थात चेंज इन एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाई 3 इंटू V2 माइनस V1, क्योंकि हमें पता है P इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाई 3, स्मॉल लेटर u जो कि है एनर्जी डेंसिटी। अभी अगर ये साइकिल रिवर्सिबल हो, सो फॉर रिवर्सिबल साइकिल हम ये कह सकते हैं कि उससे पहले यहां ये हीट कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है जो कि बराबर है Q के, जो Q हमने यहां डिटरमाइन किया था इस टर्म के बराबर है। सो ये जो कार्नो साइकिल से गुजर रहा है ये एनक्लोजर, सो ये हीट ले रहा है Q जो कि ये वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, और यहां पर ये कुछ हीट छोड़ रहा है Q डैश्ड। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी होना चाहिए ये जितना काम कर रहा है डिवाइडेड बाय ये जितना हीट ले रहा है, जो कि बराबर होगा, जैसा हमने पढ़ा था फॉर रिवर्सिबल साइकिल, जो कि बराबर होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है दो रिजर्वायर्स के। जब कार्नो साइकिल की हम बात करते हैं, कार्नो इंजन की, तो जो दो रिजर्वायर्स होते हैं जहां पर कि एक जगह पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है और एक जगह पे आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, तो जिस टेम्परेचर में रिजर्वायर्स रहते हैं उसी टेम्परेचर में आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। इस केस में वो टेम्परेचर्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है,
T और T डैश्ड। सो जो टेम्परेचर डिफरेंस है T माइनस T डैश्ड डिवाइडेड बाय जो ज्यादा टेम्परेचर है, यहां पर ज्यादा टेम्परेचर T है, सो जो ज्यादा टेम्परेचर होता है इस पूरे साइकिल में, इसी को हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो वर्क डन है ये किसके बराबर होगा, ये वर्क डन वो इस टर्म के बराबर है डेल्टा U डिवाइडेड बाय 3 इंटू V2 माइनस V1 ओवर ये जो Q है, जो हीट ये ले रहा है, वो इस टर्म के बराबर है 4U डिवाइडेड बाय 3 इंटू V2 माइनस V1। सो ये जो सिंबल है इसे मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, ये जो कि बराबर होगा T माइनस T डैश्ड, जो कि ये टेम्परेचर डिफरेंस है जिसे कि हम डेल्टा T कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय T। सो यहां से आगे देखें, यहां डिनोमिनेटर वाला जो 3 है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, V2 माइनस V1 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। सो इससे आगे हमें जो मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा कि डेल्टा U डिवाइडेड बाय 4U इज इक्वल टू डेल्टा T ओवर T। यहां से मैं 4 को ट्रांसपोज करके इधर ले जाता हूं। अब जब ये डेल्टा T बहुत छोटा होगा, फॉर डेल्टा T टेंड्स टू 0, जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये अगर बहुत कम हुआ तो फिर ये इंप्लाई करेगा कि ये जो डेल्टा U है ये भी टेंड्स टू 0 है। इस केस में हम इसी एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि du over u is equal to 4 into dt over t। तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन के दोनों साइड को, तो ये इंटीग्रेटेड अगर हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, इससे आगे देखें, यहां पर ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है बल्कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो हम कहेंगे ये बराबर होगा नेचुरल लॉग, देखिए 1 ओवर u du, सो नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस एक कांस्टेंट c1 इज इक्वल टू, यहां 4 को इंटीग्रल के बाहर ले जाए, वो तो कांस्टेंट है, सो 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c2 1 ओवर t dt। इसे इंटीग्रेट करें तो नेचुरल लॉग ऑफ t मिलेगा आपको। अब यहां से आगे यही बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c1 इज इक्वल टू 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस 4 इंटू c2। ये सारे तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इससे आगे ये नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ t को हम कह सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ t टू द पावर 4 प्लस ये देखें 4 c2 माइनस c1, तो ये एक कांस्टेंट हो गया, मान ले ये बन गया c3, और इस कांस्टेंट को हम नेचुरल लॉग के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो c3 इज इक्वल टू मान ले नेचुरल लॉग ऑफ a, हम ऐसा मान सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a, जबकि a भी एक कांस्टेंट है। तो इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t टू द 4 इंटू a, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू लॉग ऑफ ab। सो यहां पर हमने कर दिया इसे और इसे मल्टीप्लाई। सो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट a इंटू टी टू द पावर 4। तो हम यहां प्रूव करने वाला है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को, जो कि ये कहता है रेट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया ये बराबर होता है किसी ब्लैक बॉडी के लिए, ये बराबर होता है एक कांस्टेंट जिसे कि हम स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं इनटू टेम्परेचर टू द पावर 4। सो यहां बेसिकली हम प्रूव करने वाले हैं कि जो एमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी का वो टेम्परेचर के 4th पावर के साथ प्रोपोर्शनल है। यहां पर ये जो a है ये एक कांस्टेंट है, इसे एरिया के साथ कंफ्यूज न करें। सो आगे बढ़ते हैं।
जबकि हमने यहां पर यह देखा था कि ये जो रेट ऑफ रेडिएशन है, ये रेट ऑफ रेडिएशन इसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है ब्लैक बॉडी के। लेकिन हम बात कर रहे हैं एमिसिव पावर के, जो कि होता है रेट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया। तो ये जो ए है उसे अगर ट्रांसपोज करके आप इधर लाएं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो कि बराबर होगा, ये पूरा टर्म अब बराबर हो जाएगा एमिसिव पावर के। और एमिसिव पावर टेम्परेचर के फोर्थ पावर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। यहां देखें टेम्परेचर के फोर्थ पावर। सो आगे बढ़ते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो एमिसिव पावर होता है ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इंटू एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय 4। इसे हम प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम इसे प्रूव नहीं करेंगे। और ये होता है डिफ्यूज रेडिएशन के लिए। सो डिफ्यूज रेडिएशन के लिए, फॉर डिफ्यूज रेडिएशन, एक एनक्लोजर के अंदर अगर रेडिएशन हो ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, उसे अगर गर्म करें एनक्लोजर को, उसे हम डिफ्यूज रेडिएशन कहते हैं। उसके लिए होता है एमिसिव पावर, उस एनक्लोजर का एमिसिव पावर इज इक्वल टू दिस टर्म। तो यहां से हम U का जो वैल्यू है उसे सब्सटीट्यूट करें तो देखें हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा एमिसिव पावर इज इक्वल टू C इंटू A, जबकि ये A कांस्टेंट है, इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर चूंकि ये कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि ये जो एमिसिव पावर है ये बराबर होगा कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर टू द पावर 4। तो हम इसे कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के फोर्थ पावर के साथ। और ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ये है स्टीफन्स कांस्टेंट। इसे इवैल्यूएट करेंगे तो आपको मिलेगा स्टीफन्स कांस्टेंट। तो ये तो था पहला तरीका जिस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। आगे हम इसके दूसरे तरीके पर बात करेंगे जहां पर कि हम मैक्सवेल का सेकंड थर्मोडायनामिक रिलेशन को यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे तरीके से हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे। अर्थात हम यहां तक पहुंचेंगे एमिसिव पावर किसी ब्लैक बॉडी का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू उसका जो भी टेम्परेचर है उसका फोर्थ पावर। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी होता है, ये टोटल इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोजर। और साथ ही साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा Q, अगर एक बहुत छोटा सा हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, डेल्टा Q वो बराबर होगा जो छोटा सा इंक्रीमेंट होगा उसके इंटरनल एनर्जी में, प्लस वो जितना काम करेगा जो कि बराबर होगा PdV के। ये काम कर रहा थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनामिक सिस्टम का बढ़ रहा है और इतना एनर्जी, हीट एनर्जी थर्मोडायनामिक सिस्टम को दिया जा रहा है। सो ये तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इससे आगे हम मैक्सवेल का थर्मोडायनामिक रिलेशन, जो सेकंड थर्मोडायनामिक रिलेशन है, उसे यूज करेंगे। सो फ्रॉम द सेकंड रिलेशन, मैक्सवेल्स सेकेंड थर्मोडायनामिक रिलेशन, सो मैं सिर्फ रिलेशन लिख रहा हूं, सेकेंड थर्मोडायनामिक रिलेशन। सो मैक्सवेल के सेकेंड थर्मोडायनामिक रिलेशन से, जैसा कि हमें पता है, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर with respect to temperature at constant volume। यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे T। तो हमने यहां भी T मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहां भी T मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से हमें मिलेगा क्या, देखें ये बन गया, देखें लेफ्ट हैंड साइड में T इंटू 2S, ये बन जाएगा डेल्टा Q।
सो ये बन गया डेल्टा क्यू। हमें पता है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर हो उसमें अगर हम कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं, मान ले डेल्टा क्यू, और इसका टेम्परेचर अगर T हो और डेल्टा क्यू प्रोवाइड करने से एंट्रोपी अगर इसका ds बढ़ता है तो हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू TdS। तो यहां पर T और 2S को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा डेल्टा क्यू। सो डेल्टा क्यू ओवर 2V, सो ये होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि बराबर होगा T इंटू 2P 2T, अर्थात पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। यहां पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, मान ले ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1, और ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 का डेल्टा क्यू का वैल्यू, ये वाला वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में यहां पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, चलिए देख लेते हैं। तो वही वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर, तो हमें आगे मिलेगा डेल्टा क्यू के जगह अगर ये टर्म पुट करते हैं, सबसे पहले इसे पुट करेंगे फिर प्लस ये वाला टर्म होगा। सो सबसे पहले ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, कैपिटल U विथ रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट t प्लस pdv ओवर 2v। सो इसे हम कह सकते हैं कि p dv ओवर 2v एट कांस्टेंट t। तो इसे इवेल्युएट करेंगे तो देखिए प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है। सो ये प्रेशर इसे हम बाहर ले जा सकते हैं, और dv ओवर 2v, सो ये दोनों सेम टर्म है तो ये 1 बन जाएगा। सो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये बन जाएगा p। तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट कर दिया। अब राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड है t इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p with respect to T at constant volume। अब इससे आगे यहां पर जो हम यूज करेंगे P के जगह U डिवाइडेड बाई 3, हमें पता है वो एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू प्रेशर। ये प्रेशर जो है जो कि ये रेडिएशन के कारण क्रिएट हो रहा है, और इसे एक बार देखें इवेल्युएट करके ये क्या बनता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो u के जगह हम कह सकते हैं ये बराबर होगा, 2u के जगह हम कह सकते हैं ये बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v ओवर, या फिर विथ रेस्पेक्ट टू v। तो यहां पर देखिए ये u इस v पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म है u। सो जब हम इसे इवेल्युएट करेंगे तो हम पाएंगे ये बराबर होगा u इंटू 2v ओवर 2v। तो ये 2v और 2v कैंसल आउट हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बचा हुआ रहेगा u। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है। सो इससे आगे हम इस टर्म को कहेंगे ये बराबर है u के। सो ये हो गया u प्लस p के जगह हम कहेंगे ये है u ओवर 3 जो कि बराबर होगा t इंटू, सो यहां पर p के जगह हम u डिवाइडेड बाई 3 यूज अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, देखें यहां पर p के जगह अगर u डिवाइडेड बाई 3 हो तो वो डिवाइडेड बाई 3 को आप यहां से डिफरेंशियल के बाहर ले जाएं और यहां डाल सकते हैं। तो यही बन जाएगा आगे t ओवर 3 इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, स्मॉल लेटर u है ये, with respect to T at constant volume। तो यहां से देखें हमें क्या मिलने वाला है, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को जोड़ दे तो 4u डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई 3 इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू T। तो हम क्या करते हैं, यहां से ये 3 डिनोमिनेटर का और ये कैंसल आउट हो जाएगा। इससे आगे हमें क्या मिलेगा देखें, तो हमें मिलेगा dt ओवर t इज इक्वल टू du ओवर u, और यहां पर एक 4 है, सो यहां पर 4 मल्टीप्लाई करके रखे। तो यहां से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यहां से इससे पहले हमने इसे सॉल्व किया है। सो इस एक्सप्रेशन को देख ले, इस इक्वेशन को देख ले। इससे आगे हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे।
तो हमें नेचुरल लॉग ऑफ टी और नेचुरल लॉग ऑफ यू मिलेगा और साथ ही साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा वहां पर। तो इससे आगे हमें क्या करना है, इससे आगे देखिए हम पहुंच गए कहां पर, हम पहुंच गए सीधे यहां पर, यहां से आगे हम पहुंच गए यहां पर, क्योंकि जब यहां से इस जगह से जब dt या डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो तो डेल्टा u टेंड्स टू 0 है, तो वहां से हमें मिलेगा यहां से कि ये होगा du ओवर u इज इक्वल टू 4 इंटू dt ओवर t, जिसे कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है ये। तो इससे आगे हमने इसे सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे इस केस में भी सॉल्व करेंगे। तो हमें मिल जाएगा ये जो है एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का, जो कि प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, उस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के 4th पावर के।